हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह वह दौर है जो 1857 का समय है। इस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला बिगुल बजा और इसमें सिपाहियों से लेकर किसानों तक, आम जनता से लेकर राजा रानी और हर कोई इस संघर्ष का हिस्सा बना। आज हम जानेंगे उस महान विद्रोह की कहानी जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी थी, 1857 की क्रांति की कहानी। इसे कैसे हम पढ़ेंगे? माइंड मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएं और समझ में भी आएँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह के प्रतीक कौन से थे, विद्रोह का विस्तार कहाँ तक हुआ, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह का परिणाम क्या निकला, इतिहासकारों के क्या मत हैं, और अंततः हम देखेंगे कि विद्रोह यह असफल क्यों रहा। इतने पॉइंट हमें जानने हैं इस क्रांति से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना पहला पॉइंट लेते हैं कि विद्रोह का प्रतीक क्या था, और इसी के साथ कुछ नए पॉइंट भी जानते हैं जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्रोह के प्रतीक की बात करें अगर, तो कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक था। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो था पॉर्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय पूछा जाता है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, और यह अंतिम मुगल सम्राट भी है, इसे भी याद रखें। इसी को बहादुर शाह सेकंड या फिर जफर के नाम से जानते हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो ये किस अखबार में निकलता था? जो न्यूज़ निकलती थी किस अखबार में निकलती थी, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अखबार का नाम है आज़ादे पयामी, आज़ादे पयामी। और यह अखबार कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं था, क्रांतिकारी अखबार था, इसीलिए इसे क्रांतिकारी अखबार भी कहते थे। 1857 के विद्रोह का झंडा गीत किसने लिखा था? तो अजीमुल्ला ने लिखा था। विद्रोह की जांच के लिए कमीशन कौन सा बनता है? तो पील आयोग बनता है। पील आयोग विद्रोह की जांच के लिए बना था। और ब्रिटेन में 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा गया है? तो ब्रिटेन में इसे इंडियन म्यूटिनी कहा गया है। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सैनिक किस प्रांत से पूछा जाता है? तो अवध और बंगाल प्रांत से सबसे ज़्यादा सैनिक थे। और क्रांति में कौन सा क्षेत्र अछूता रहा, यानी कि भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर वहाँ तक क्रांति का विस्तार नहीं हुआ? तो वो है मद्रास। मद्रास पूर्णतः अछूता रहा इससे। और एक क्वेश्चन पूछा गया है ISP 2014 में, तो हो सकता है आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट किया जाए, इसलिए ये पॉइंट मैंने ऐड किया है कि 1857 की क्रांति के बाद देश का पहला विद्रोह कौन सा था? तो 1857 की क्रांति के बाद देश का पहला विद्रोह था नील विद्रोह, जो 1859 में हुआ। और नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और ये हुआ कहाँ था? तो नदिया जिला वेस्ट बंगाल में हुआ था, जिसका उल्लेख नील दर्पण में मिलता है। और नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इतिहासकारों के क्या मत हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति कहें या विद्रोह कहें, तो इसमें इतिहासकारों के क्या मत हैं उसको देखते हैं। तो पहला है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? तो यह VD सावरकर जी ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। दूसरा है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा? तो यह डिज़रायली ने कहा था। तीसरा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये कहा था जॉन लॉरेंस और सीले ने। इसके बाद 1857 का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये कहा था अशोक मेहता ने। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर। ये 5 स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अब 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। आखिर क्यों हुई क्रांति? अचानक तो हुई नहीं होगी, कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो उन्हीं कारणों को हम पहले देखते हैं, राजनीतिक कारण, फिर देखेंगे हम लोग सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। तो पहले है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति,
कैसे? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख राजनीतिक कारण था वो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी और व्यपगत का सिद्धांत था। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। ये तो हो गई झांसी की बात। डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर, झांसी और भी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संभलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये है राजनैतिक कारण। इसके बाद अगला कारण है सामाजिक कारण, जिसमें पहला है कि भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी सीधे चुनौती दे रहे थे। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। एक अधिनियम आता है 1850 में और इसमें क्या हुआ, जो वंशानुक्रम हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी, यानी जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते थे, जो भी भारतीय, उनको प्रमोशन दे दिया जाता था। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित किया गया, जिससे कि सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया, क्योंकि रूढ़वादी लोग थे, उनको लगता था कि ये भारतीयों की जो मान्यताएं हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अंग्रेज लोग। तो ये हो गया सामाजिक कारण। इसके बाद फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों से जो पुरानी जमीन थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग थे। जो सिपाही होते थे वो खुद भी किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़ कर आए थे शहर। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो ये हो गया आर्थिक कारण। फिर है सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था, यानी सेम पोस्ट पर होने के बाद भी यूरोपी का जो सैलरी होती थी वो ज़्यादा होती थी, भारतीय की कम होती थी, और उसे हेय दृष्टि से भी देखा जाता था। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। उन्हें अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी उन लोगों से। तो समुद्र पार जाना भारतीय अच्छा नहीं समझते थे उस समय। ये तो हो गया सैन्य कारण। अब तात्कालिक कारण क्या था? ये सारे कारण एक साथ तो हुए नहीं है, सदियों से चले आ रहे, जो कि भारतीयों के मन में क्या था? आक्रोश था इन सब के खिलाफ। जो तात्कालिक कारण बना क्रांति का वो क्या था? तो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। 1856 में अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया, ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी ना, उनकी जगह अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। अफवाह थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। बंदूक में भरने से पहले जो कारतूस थे उनको मुंह से छीलना पड़ता था, इसीलिए इसके प्रयोग से सैनिकों ने इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने दबाव डाला, जिससे कि सैनिकों में असंतोष फैल गया। इसमें एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने विद्रोह कर दिया और मंगल पांडे जो थे ये बैरकपुर छावनी से थे। बैरकपुर छावनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और ये 34वीं BNI के सिपाही थे। BNI मतलब कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये 34वीं BNI के सैनिक थे, बैरकपुर छावनी से थे
तो ये नाम याद रखें, 34वीं इन्फेंट्री से थे, इससे भी क्वेश्चन बना है, और बैरकपुर छावनी से भी क्वेश्चन बना है। बैरकपुर छावनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो 29 मार्च 1857 की ये घटना है। मंगल पांडे अपने 2 सीनियर लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन पर गोली चला देते हैं। गोली चला देंगे तो मंगल पांडे ने क्या किया? गोली चला करके विद्रोह कर दिया। तो अब क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे? तो अंग्रेज तो शांत बैठेंगे नहीं। अंग्रेजों को पता था कि अगर विद्रोह दबाया नहीं गया तो और भी सैनिक आवाज़ उठाएंगे। तो अंग्रेजों ने तत्काल 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। इस घटना से सैनिकों में विद्रोह फैल गया। अगर आज मंगल पांडे के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी भी सैनिक के साथ ऐसा हो सकता है। तो सैनिकों में विद्रोह फैल गया। जब मंगल पांडे को फांसी हुई तो मंगल पांडे ने एक नारा दिया, हल्ला बोल। तो मंगल पांडे के इस नारे से और मंगल पांडे के साथ जो घटना हुई, इससे सैनिकों में बहुत अधिक रोष था और सैनिकों में विद्रोह फैल गया। 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत पूछा जाता है कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई। कब? 10 मई 1857 को। मेरठ की जो पैदल सेना थी ना, पैदल सेना द्वारा विद्रोह किया गया। सैनिकों ने अपने कैद साथियों को, जो भी उनके साथी कैद थे, अंग्रेजों की कैद में थे, उनको मुक्त कराया, शस्त्रागार को लूटा और अंग्रेजों को मारा। फिर ये लोग क्या किए? मेरठ से दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली मेरठ टेलीग्राफ लाइन को काट दिया, सड़क रेल को काट दिया, इस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और 11 मई की प्रभात को सैनिक दिल्ली पहुंचे। सरकारी कार्यालय में वहां जाकर के आग लगा देते हैं, अंग्रेजों को गोली मारते हैं। फिर 12 मई को दिल्ली के लाल किले में पहुंचकर इन्होंने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा। जफर के नेतृत्व स्वीकारते ही विद्रोह को वैधता प्राप्त हो जाती है। विद्रोह आग की तरफ फैल गया। झांसी, कानपुर, अवध, फैजाबाद, इलाहाबाद, बिहार, बरेली आदि जगह वहाँ के राजाओं ने नेतृत्व किया। फिर क्या हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश सेना बुलाई, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया और सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई। और 1857 की क्रांति में एक चीज़ याद रखें कि सिल रेजिमेंट ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की हेल्प की थी। जनरल नील ने बनारस, इलाहाबाद में लोगों की अमानवीय हत्याएं की। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उसे रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जफर की कब्र पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि वतन में 2 गज जमीन भी न मिली। ये बहादुर शाह जफर की कब्र में लिखा हुआ है। और जो जफर के बेटे थे उनको हुमायूं के मकबरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार मुगलों का जो शाही वंश था उसे समाप्त कर दिया गया। और युद्ध के बाद सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक चला और इसे 1858 के मध्य में जाकर के दबा दिया जाता है। अब अगर बात करें झांसी से नेतृत्व किसने किया, तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो जून 1857 से मार्च 1858 तक झांसी पर नियंत्रण किसका रहा? तो रानी लक्ष्मीबाई का रहा। ओरछा के दीवान नत्थे खां झांसी पर विद्रोहियों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, इसे याद रखें। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने झांसी को घेर लिया। कर्नल ह्यूरोज के साथ लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने घमासान युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ते हुए ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और ह्यूरोज ने कहा कि इन विद्रोहियों में सोई हुई यह रानी अकेला मर्द थी। यह उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में कहा था। किसने? ह्यूरोज ने कहा था। इसके बाद अब हम देखते हैं विद्रोह के केंद्र कौन से थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे और जो ब्रिटिश अधिकारी यानी दमन किसने किया था, इसको देखते हैं। इसे हम लोग देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से होगा वो मैं बताती चलूँगी। सबसे पहले है दिल्ली। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे भी गए हैं। जैसे आपको दिया जाएगा कि दिल्ली विद्रोह का केंद्र था, यहाँ से नेतृत्व किसने किया था या फिर यहाँ से दमन किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था और जो बख्त खां थे इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। यहाँ से दमन किया था निकलसन एवं हडसन ने। कानपुर की बात करें तो यहाँ से नाना साहब थे और तात्या टोपे लीड कर रहे थे। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे। कानपुर पर पूर्णतः अंग्रेजों ने अधिकार जो किया था गोरखा रेजिमेंट की सहायता से कैंपवेल ने किया था। फिर है अवध। अवध से थी बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी।
बेगम हजरत महल, इन्होंने यह अवध क्षेत्र से लीड किया था। और यहाँ जो विद्रोह का दमन किया था वो किसने किया था, तो हेनरी लॉरेंस, और बाद में फिर कैंपबेल आते हैं। फिर है झांसी, झांसी का भी हमने बता दिया कि रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी और दमन किया था किसने, ह्यूरोज ने। इलाहाबाद और बनारस, यहाँ से मौलवी लियाकत अली थे और यहाँ से जो दमन करता थे वो थे कर्नल नील। इसके बाद फिर है जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और बिहार बॉर्डर पर आजमगढ़ और गाजीपुर वाले क्षेत्र से नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। और विद्रोह को दबाया किसने था, विलियम टेलर और बाद में विसेंट आयर ने। फिर है बरेली, बरेली से खान बहादुर खान थे और जो विद्रोह का दमन किया था वो था कैंपबेल, कैंपबेल ने दमन किया। इसके बाद फिर है फैजाबाद, फैजाबाद से कौन लीड कर रहा था, तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला से एक दो पॉइंट और आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन कौन थे, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। इन्हें ही डंका शाह के नाम से जानते थे और इन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो ये इनाम वाली बात भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 50,000 रुपये का अंग्रेजों ने किस पर इनाम रखा था, तो मौलवी अहमदुल्ला पर रखा था। और ये लीड कहाँ से कर रहे थे, फैजाबाद से। ठीक है, यहाँ से विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। इसके बाद फिर है फतेहपुर, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने यहाँ से विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद फिर है बैरकपुर, बैरकपुर से मंगल पांडे ने, डिटेल में बता दिया मैंने। और फिर है असम, असम को ही कामरूप कहते थे और यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो थे दीवान मणिराम दत्त। झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और दमन किया था ह्यूरोज ने। इसके बाद अब हम देखते हैं विद्रोह में किसकी सहभागिता थी और विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले राज्य कौन से थे। तो विद्रोह में सहभागिता की बात करें तो आम लोगों का व्यापक समर्थन था इसमें, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा समर्थन हुआ था। किसान, महिलाएं, काश्तकार, मजदूर, जमींदार, चर्मकार आदि लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी विद्रोह में। अब अगर बात करें विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले राज्य, यानी विद्रोह में भारतीयों का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो पहले तो हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और सिख शासकों में पटियाला। ये लोग ऐसे थे, ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीयों का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह में। इसके बाद फिर 1857 पर आधारित पुस्तकें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1857 पर आधारित जो बुक है कौन सी है, पहली है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसकी पुस्तक है, वी.डी. सावरकर की है। फिर है द ग्रेट रिवेलियन, किसकी पुस्तक है, अशोक मेहता की है। इसके बाद कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, किसकी पुस्तक है, सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। इसके बाद फिर है 1857, जब सिर्फ 1857 पूछा जाए तो ये हो जाएगी एस.एन. सेन की, 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है। और इसके आगे जब रेवोल्यूशन लग जाएगा ना, रेवोल्यूशन लग जाए तब ये हो जाएगी पी.सी. जोशी की। तो रेवोल्यूशन 1857 किसकी है, वो हो जाएगा पी.सी. जोशी की है। और इसके अलावा एक पुस्तक और है, इम्पॉर्टेंट है, द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, किसकी है, आर.सी. मजूमदार की है। ठीक है, तो इतनी पुस्तकें आपको याद रखनी है, पुस्तक के नाम और लेखक के नाम। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या निकला। तो भारतीय लोगों के महासंग्राम को भले ही दबा दिया गया पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो गई, यानी भारतीय लोगों का विद्रोह भले ही दबा दिया गया लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं रही, ये भी समाप्त कर दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके शासन जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 का, उसके अनुसार ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन अब ले लिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत में संचालन हेतु अब गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति, अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जगह अब क्या हुआ, वायसराय की नियुक्ति हुई। और महारानी की उद्घोषणा कब हुई थी, 1 नवंबर 1858 को। कहाँ हुई थी, पूछा जाता है क्वेश्चन कि महारानी की उद्घोषणा कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में दरबार लगा करके जो प्रथम वायसराय है भारत का, कैनिंग, यही लास्ट गवर्नर जनरल है और यही पहला भारत का वायसराय है। लॉर्ड कैनिंग ने उद्घोषणा की थी, कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, जो उद्घोषणा हुई इसकी कुछ मुख्य बातें देखते हैं। भारतीय प्रदेशों का विलय नहीं किया जाएगा, देशी रियासतों को गारंटी दी गई
और भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामले, चाहे वह कुप्रथा हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो, किसी में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जनवरी 1859 तक आत्मसमर्पण करने वालों को कठोर दंड नहीं देने की घोषणा की गई, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि उसने यूरोपियन हत्या में भागीदार न हो, यानी उसने किसी यूरोपीय की हत्या न की हो। और इसके अलावा पील आयोग का गठन हुआ और जो सैनिक थे उनके अनुपात में बदलाव किया गया। अब 2 अनुपात में भारतीय होंगे और 1 अनुपात में यूरोपीय होंगे, लेकिन मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भारतीय 3 अनुपात में और 1 अनुपात में यूरोपीय होंगे। अब क्या होगा, अब ये फूट डालो और राज करो की नीति पर चलना प्रारंभ कर देंगे अंग्रेज। इसके बाद हम देखते हैं विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। आखिर क्यों विद्रोह असफल रहा? तो इसके कई कारण हैं। पहला है कि अंग्रेजों के पास रेलवे, डाक तार की सुविधाएं थी, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, प्रशिक्षित सेना थी। भारतीयों के पास क्या था? लठ थे और देसी हथियार थे जिससे भारतीय लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास क्या थी? प्रशिक्षित सेना थी, तोप थी। और गोरखा रेजिमेंट को विद्रोहियों के विरुद्ध प्रयोग करना। अभी मैंने बताया कि कानपुर पर पूर्णतः नियंत्रण गोरखा रेजिमेंट की सहायता से हुआ था। तो जो गोरखा रेजिमेंट था इसको विद्रोहियों के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। और भारतीय राजा रजवाड़ा जो थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अधिकतर जो भारतीय राजा रजवाड़े थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। और इसी पर लॉर्ड कैनिंग का एक कथन भी है, स्टेटमेंट है कि इन राजा रजवाड़ा ने एक बांध की तरह काम किया, वरना सुनामी में सब कुछ तबाह हो जाता। और सिंधिया विद्रोहियों के साथ हो जाता तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता। ये किसका कथन है? कैनिंग का है। इसके अलावा विद्रोह की सुनिश्चित योजना नहीं थी और ना ही कोई केंद्रीय नेतृत्व था, यानी कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं संभाल रहा था और ना ही कोई सुनिश्चित योजना थी। योजना विहीन विद्रोह था। मध्यम वर्ग ने साथ दिया नहीं था इसमें, और राजा रजवाड़ा जो थे, जमींदार थे, जो साथ दिए थे, एक तो अधिकतर साथ नहीं दिए थे और जिन्होंने दिया भी था वो अपने स्वार्थ के लिए साथ दे रहे थे। सामान्य जनता के हित के लिए कोई योजना नहीं थी। ये प्रमुख कारण है विद्रोह की असफलता के। और इसी के साथ हमारा 1857 की विद्रोह की क्रांति का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।